हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज के लास्ट लेक्चर तक हमने जो बात की थी वो हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल ली थी और उसके बाद हमने एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम भी कर लिया था। और उसके बाद जो हमने कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था दैट इज अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम उसी के बाद नेक्स्ट लास्ट कंटिन्यू करते हैं। आज हम वैसे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेक्शन कि कितने टाइप के आरसीसी में सेक्शन कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज अंडर एनफोर्स, ओवर एनफोर्स एंड वेल एंड सेक्शन। उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, देखना ध्यान से कि उसमें हमने क्या किया था, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट कर दिया था। और जैसे ही कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट किया था तो कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0.36 FCK B into XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY into AST। तो यहां से अगर मैं XU की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.87 FY into AST डिवाइड बाय 0.36 FCK into B। तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन एंड गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, जो एक्सयू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एएसटी के। हम यहां से अगर इन सारे डेटा को कांस्टेंट कर दें, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी गिवन हो, क्रॉस सेक्शन भी गिवन हो और ग्रेड ऑफ स्टील भी गिवन हो, तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, एक्सयू प्रोपोर्शनल टू एएसटी। इसका मतलब क्या हुआ, एज एएसटी इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ अल्टीमेट न्यूट्रल एक्सिस, मतलब द अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इंक्रीजेज। क्लियर है यहां तक। सेकंड थिंग हमने बात की थी एक्सयू लिमिटिंग का भी फॉर्मूला डिराइव किया था। एक्सयू लिमिटिंग डिवाइड बाय डी का हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या आया था, हम यहां पर याद होगा आपके दो फॉर्मूले, मतलब हम यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू चेंज करके भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और 0.0035 स्ट्रेन पर भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो उसके लिए जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, यहां पर याद होगा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, ये वैल्यू आपकी आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सयू लिमिटिंग है वो गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए किस पे डिपेंड करता है, FY पर। और इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ग्रेड ऑफ स्टील दोनों में सेम कर दूं, दोनों ही केसेस में सेम कर दूं, तो मेरे पास एक्सयू लिमिटिंग एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। एक्सयू लिमिटिंग एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी किसके लिए, फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन। गिवन क्रॉस सेक्शन का मतलब बी और डी की वैल्यू कांस्टेंट एंड गिवन ग्रेड ऑफ गिवन FY ग्रेड ऑफ स्टील एंड FCK पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और एक्सयू किस पे डिपेंड करेगी, AST पे। ये हमें बात याद रखनी है। अब इसी के बेस पे हम तीन टाइप के जो सेक्शन है, अंडर एनफोर्स, ओवर एनफोर्स एंड वेल एंड सेक्शन, इसको क्लासिफाई करेंगे। तो देखना ध्यान से इसको। अब हम अपने टाइप ऑफ सेक्शन को कंसिडर करेंगे, दैट इज हम तीनों के लिए कमांड डायग्राम बनाते हैं और उसी से कंपेयर कर देंगे। देखो ध्यान से कि इस केस में जो स्ट्रेस डायग्राम है वो तो कांस्टेंट रहता है। इस केस में स्ट्रेस डायग्राम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक ही रहता है। जबकि इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी, इसके अंदर हम किस पर एनालिसिस करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर किस पे एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेन डायग्राम पर। तो देखना ध्यान से कि मान लो ये आपको B इंटू डी का एक क्रॉस सेक्शन गिवन था, ये आपको कुछ रेनफोर्समेंट गिवन थे। सबसे पहले बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं। बैलेंस सेक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक ऐसा सेक्शन जिस पर क्या हो जाए, कंक्रीट और स्टील दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली फेल हो, मतलब दोनों एक साथ ही एक ही टाइम पर दोनों क्या हो, दोनों मटेरियल एक साथ फेल हो, दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज बैलेंस सेक्शन। तो ध्यान देना, ये हम यहां पर कुछ ये डेप्थ अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एक्सयू लिमिटिंग। ये हमने निकालना भी सीखा है। इससे प्रीवियस लेक्चर आप जब आप देखोगे तो उस टाइम यहां पर हमने ये चीज कैलकुलेट करनी भी सीखी है। अब हम इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखना कि यहां पर जो स्ट्रेन डायग्राम बनाया जा रहा है वो कुछ ऐसा बन के आएगा आपके पास।
केस में लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, और यहां पर लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? 0.0035। अब ध्यान देना, ये मैंने बनाया है बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन में क्या होगा? एक ऐसा सेक्शन जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों क्या हो? साइमल्टेनियसली फेल हो। साइमल्टेनियसली फेल होने का मतलब क्या हो? कोई मटेरियल फेल कब होगा? जब वो अपनी अल्टीमेट लिमिट पर, मतलब वो अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगा, तो उस मटेरियल को हम क्या मानते हैं? फेल मानते हैं। तो देखना, मैं फर्स्ट थिंग बैलेंस सेक्शन की कुछ कंडीशन लिख रहा हूं यहां पे कि बैलेंस सेक्शन किसे कहते हैं। बैलेंस सेक्शन के लिए कुछ कंडीशन लिख रहे हैं। मान लेते हैं कंक्रीट के अंदर जो परमिसिबल स्ट्रेस है, कंक्रीट के अंदर जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो कुछ हम सिग्मा सी परमिसिबल से दिखा रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन है, तो इस कंडीशन में कंक्रीट और स्टील दोनों क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली फेल होते हैं। तो देखना ध्यान से, इस टाइम जो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस आएंगे, मान लो सिग्मा सी से दिखा रहे हैं, वो क्या होंगे? उसकी परमिसिबल लिमिट के इक्वल होंगे। इससे ज्यादा पहुंचते तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो हम यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हैं। इसके बाद ये सेक्शन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? बट बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा? आप क्या लगोगे यहां पर? इक्वल्स टू का साइन। मतलब कंक्रीट के अंदर जो आने वाले स्ट्रेस है वो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट के बराबर होते हैं। सेकंड टाइप देखना, इसमें स्टील जो टेंशन का पार्ट है, तो यहां पर हम इसको सिग्मा टी परमिसिबल से दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टील में जो आने वाले स्ट्रेस है वो भी अपनी परमिसिबल लिमिट पर है, और दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो ये टाइप का जो सेक्शन है, इस टाइप के सेक्शन को क्या कहते हैं? बैलेंस सेक्शन। अब हम इसी के कंपेयर में बैलेंस्ड सेक्शन देखना, अब हम इसी के कंपेयर में बाकी दोनों सेक्शन को कंपेयर करेंगे इस सेक्शन के साथ लेके। तो देखना, बैलेंस सेक्शन हो गया। अब बैलेंस सेक्शन में जो हमने XU होता है, जो अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बैलेंस सेक्शन के लिए? XU लिमिटिंग से। XU लिमिटिंग से मान लो, तो देखना इस केस में जो AST होगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, वो किसके इक्वल हो जाएगा? AST लिमिटिंग के। अगर XU के इक्वल है तो एरिया ऑफ स्टील भी किसके इक्वल हो जाएगा? XU लिमिटिंग की। अभी हम पीछे बात भी करके हैं। XU किस पे डिपेंड करता है? AST पे। एज AST इंक्रीजेज, एज XU इंक्रीजेज। अब देखना नेक्स्ट, अगर AST की बात करोगे तो यहां मैं परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट से इसको दिखा रहा हूं, PT लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इनमें से कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको इसी तरह देखना है कि सेक्शन में जो XU, अगर XU लिमिटिंग के बराबर या AST लिमिटिंग के बराबर या परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट अपनी लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट के इक्वल है, तो दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज बैलेंस सेक्शन। क्लियर है? अब मान लो जितना आपका रेनफोर्समेंट था, आपने उससे कम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। मान लो आपने रेनफोर्समेंट को कम कर दिया, मतलब अब आप जो सेकंड कंडीशन कंसीडर करने वाले हो, दैट इज, यहीं पर बना रहा हूं, सेकंड जो कंडीशन लेने वाले हो, अंडर रेनफोर्स्ड। सेकंड कंडीशन कौन सी लेनी? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो देखना, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि हमने क्या किया? AST को, एरिया ऑफ स्टील क्या किया? जितना लिमिटिंग कंडीशन में रिक्वायर्ड था उससे कम AST प्रोवाइड किया। ध्यान से समझना, AST को AST लिमिटिंग से कम प्रोवाइड किया है। प्रोवाइड किया तो यहां पर हम पीछे रिलेशन भी देख के आए हैं कि यहां पर XU क्या हो जाएगा? XU लिमिटिंग से छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? XU लिमिटिंग से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और अगर XU लिमिटिंग से छोटा हो जाएगा तो उस टाइप के सेक्शन को क्या कहते हैं? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और जितना स्टील रिक्वायर्ड था, ध्यान देना, इतना भी कम प्रोवाइड नहीं कर देना। जैसे मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट की कंडीशन है वो तो हमें फुलफिल करनी है, बट उससे कम रेनफोर्समेंट हम यहां पर प्रोवाइड, मतलब जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है उससे कम रेनफोर्समेंट यहां नहीं प्रोवाइड करेंगे। उससे हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, मैक्सिमम से
कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कुछ एएसटी लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इस सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड था, दोनों एक साथ फेल हो, बट क्या हुआ कि हमने प्रोवाइड कितना किया, एएसटी। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं एएसटी लिमिटिंग की नंबर ऑफ बार कितनी बता देता हूं, यहां पर एएसटी के लिए नंबर ऑफ एएसटी लिमिटिंग की नंबर ऑफ बार कितनी है, 3 बार है। और अगर मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करूंगा तो इससे कम होना चाहिए, इससे कम कितनी बार कर दी, यहां पर 2 बार कर दी। ठीक है, तो तब ये सेक्शन कैसा हो गया, ये जब 2 बार पे था तो मतलब एएसटी कम किया, एएसटी कम किया तो मतलब न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, और न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऊपर की ओर शिफ्ट होगी तो ये डायग्राम कुछ स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा। ध्यान देना, ये आपके पास स्ट्रेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। आपका जो स्ट्रेन डायग्राम वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बनेगा लीनियरली। यहां तक बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन में होगा क्या कि जो मटेरियल कम है वो पहले फेल होगा, जो मटेरियल कम है वो पहले फेल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा मटेरियल पहले फेल होगा, सबसे पहले फेल होगा स्टील। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल फेल होता है, देखो जितनी रिक्वायर्ड थी, जितना हमें स्टील रिक्वायर्ड था उतना हमने नहीं प्रोवाइड किया, उतना नहीं प्रोवाइड किया तो कौन पहले फेल होगा, स्टील पहले फेल होगा। और स्टील पहले फेल होगा तो जब भी कोई मटेरियल फेल होता है तो वो कहां पर पहुंच जाता है, अपनी परमिसिबल लिमिट पर। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, सिग्मा टी क्या रह जाएगा, इक्वल्स टू पे पहुंच जाता है सिग्मा टी परमिसिबल पर, सिग्मा टी परमिसिबल पर, सिग्मा टी परमिसिबल पर पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि इस टाइम कंक्रीट के पास कुछ अपनी स्ट्रेंथ रिजर्व रह जाती है, और कंक्रीट के पास अपनी स्ट्रेंथ रिजर्व रह जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंक्रीट में स्ट्रेस है वो उसकी परमिसिबल लिमिट से कम है। दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अब बात आती है अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया तो इसकी कुछ क्वालिटीज भी होंगी, और इसकी क्वालिटीज क्या होंगी तो देखना, पहले कौन फेल हो रहा है, स्टील फेल्स फर्स्ट। स्टील पहले फेल हो रहा है, और स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। तो देखो डक्टाइल मटेरियल है तो इस फेलियर को क्या बोलेंगे, डक्टाइल फेलियर। और देखो जब भी कोई डक्टाइल मटेरियल फेल होता है तो उससे पहले वो इनफ एलोंगेट होता है, मतलब वो बढ़ता है, खिंचता जाता है। तो खींचेगा तो ये टूटने से पहले हमें क्या देगा, एक एम्पल वार्निंग देगा, मतलब टूटने से पहले हमें बताएगा, अनाउंस नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये हमें बताएगा, इंडिकेशन देगा आपने कि सेक्शन फेल होने वाला है। यहां तक क्लियर है? कैसे इंडिकेशन देगा, ये टेंशन जोन में कुछ क्रैक विजिबल होंगे। बात समझ में आ गई ध्यान से, कि ये क्या करेगा, एम्पल वार्निंग का मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टेंशन जोन में क्या दिखेंगे, हमें क्रैक दिखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, टेंशन जोन में क्रैक दिखेंगे। तो दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखना, अब हम बात कर रहे हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये यहां पर कौन सा सेक्शन हो गया, ये दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब देखना यहां पर बैलेंस है, अब वापिस इसको बैलेंस बना देते हैं ताकि हम थर्ड नेक्स्ट सेक्शन को कंपेयर कर सके। देखना ध्यान से, अब क्या किया कि इसमें बैलेंस सेक्शन से अब हमें थर्ड सेक्शन कौन सा कंपेयर करना है, थर्ड सेक्शन वाज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो देखना ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को कंपेयर करते हैं। क्या किया कि बैलेंस सेक्शन में हमारे पास तीन रेनफोर्समेंट थे। क्या किया, ओवर का मतलब उसमें जितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है उससे हमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा तो मान लो अब मैं यहां पर 3 की जगह कुछ 4 बार प्रोवाइड कर देता हूं, और जैसे ही 4 बार प्रोवाइड करूंगा जो एक्सयू की डेप्थ होगी वो कुछ और नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एज एएसटी इंक्रीजेज एज एक्सयू इंक्रीजेज, जैसे जैसे एएसटी बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सयू का मान भी क्या होगा,
बढ़ेगा तो एक्सयू का मान जब बढ़ेगा तो ये जो डायग्राम बन के आएगा इस केस में वो कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा, वो कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा। और इस केस में एक्सयू कौन सा होगा, इस केस में एक्सयू की डेप्थ ये होगी और इस केस में एक्सयू की डेप्थ क्या होगी, ये होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसके बाद देखना कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, हमने रेनफोर्समेंट जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा प्रोवाइड किया। मतलब पहली कंडीशन हम यहां लिख रहे हैं कि हमने क्या किया है, एएसटी जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा प्रोवाइड किया है। मतलब लिमिटिंग कंडीशन से हमने एएसटी ज्यादा प्रोवाइड किया है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो, एएसटी उससे ज्यादा प्रोवाइड किया है। एएसटी अगर उससे ज्यादा प्रोवाइड किया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो एक्सयू है वो बड़ा हो जाएगा एक्सयू लिमिटिंग से। हम जानते हैं जैसे जैसे एएसटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सयू भी बढ़ेगा। एक्सयू लिमिटिंग पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हमने सबसे पहले बात की थी, पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील पर एक्सयू लिमिटिंग एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाती है, उसमें एएसटी बढ़ाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ये बात क्लियर दिमाग में डाल लेना इस चीज को समझने के लिए, क्लियर है यहां तक। अब होगा क्या, अब एएसटी जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, अब उससे ज्यादा प्रोवाइड किया तो वो तो फेल होगा नहीं। फेल कौन होगा, जो कम है। तो कम कौन सा है, कंक्रीट है, तो कंक्रीट पहले फेल होगा। तो देखना ध्यान से, यहां पर जो फेल होगा वो मटेरियल अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा सी है वो इक्वल्स टू आ जाएगा किस पर, सिग्मा सी परमिसिबल पर। बट एट द सेम टाइम जो सिग्मा टी है, मतलब स्ट्रेस इन स्टील है, वो क्या रहेंगे, लेस देन रहेंगे सिग्मा टी परमिसिबल के। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इस टाइप के सेक्शन को क्या बोलेंगे, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब बात देखो, अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं। होता क्या इसमें, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है, उसमें पहले इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इस बार फेल कौन होगा, कंक्रीट फेल्स फर्स्ट। कंक्रीट पहले फेल होगी, और कंक्रीट अगर पहले फेल होगी तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल है तो दैट टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज ब्रिटल फेलियर। मतलब अब ये बताओ, कांच टूटने से कांच के ऊपर आप कुछ मारते हो या कांच के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो आपको बताता है क्या कि मैं टूटने वाला हूं, अपने क्रैक विजिबल करवाता है, वो तो अचानक से टूट जाता है। सिमिलरली कंक्रीट भी कुछ वैसा ही मटेरियल है जो टूटने से पहले हमें इंडिकेशन नहीं देता। तो यहां पर जो फेलियर होगा वो कैसा फेलियर होगा, सडन होगा, सडन फेलियर होगा। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसा सेक्शन अगर हमने बना दिया तो जब भी कभी अर्थक्वेक या कुछ भी आएगा तो टूटने से पहले, मतलब जब भी कभी हमारे पास एक्सेसिव लोड आ जाएंगे तो उस टाइम में टूटने से पहले हमें कोई इंडिकेशन ही नहीं देगा। मतलब कुछ पहले, जैसे इस केस में हो रहा था, स्टील था, एलोंगेट होता, बढ़ते बढ़ते क्रैक होते, कुछ ऊपर की जो कवर की लेयर थी वो उतरती, इतने में हमें इंडिकेशन मिल जाता, हम वहां जगह से क्या होते, निकल जाते। अब क्या है इस केस में, स्टील तो जितने चाहिए था उससे ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो अब वहां से कंक्रीट की लेयर एक साथ गिरेगी, तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इसीलिए दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज प्रोहिबिटेड बाय IS 456/2000। इस टाइप के सेक्शन को प्रीफर नहीं किया जाता। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इसका मतलब हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ये टूटने से पहले कोई एम्पल वार्निंग नहीं देता, नो एम्पल वार्निंग बिफोर फेलियर, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक। ये था हमारा सेक्शन वाला पार्ट जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि तीन टाइप के सेक्शन होते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन।
इन तीनों को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ चीज पता होनी चाहिए, दैट इज एक्सयू किस पे डिपेंड करता है और एक्सयू लिमिटिंग किस पे डिपेंड करता है। तो एक्सयू लिमिटिंग हमने देखा कि एक्सयू लिमिटिंग किस पे डिपेंड करता है, एक्सयू लिमिटिंग डिपेंड करता है Fy पर और ग्रेड ऑफ स्टील पर, जबकि एक्सयू है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका एक्सयू डिपेंड करता है एरिया ऑफ स्टील पर एज वेल एज ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील पर। अगर हमने गिवन क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर दिया तो उस केस में होगा क्या कि क्रॉस सेक्शन जैसे ही आपने कांस्टेंट किया तो आपके पास क्या आएगा निकल के रिजल्ट में कि क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट करते और ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील को कांस्टेंट करती, एक्सयू लिमिटिंग एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाती है और एक्सयू है वो किस पे डिपेंड करता है, एएसटी पर। तो हमने क्या किया, एक्सयू लिमिटिंग को पर्टिकुलर ग्रेड के लिए कांस्टेंट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस सेक्शन को डिफाइन किया। बैलेंस सेक्शन में हमने क्या बताया कि कंक्रीट और स्टील है दोनों अपनी परमिसिबल लिमिट पर सेम टाइम पर अटेंड करते हैं। दैट टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज बैलेंस फेलियर, ठीक है। और एक्सयू, इस केस में एक्सयू किसके बराबर हो जाता है, एक्सयू लिमिटिंग के। तो एएसटी किसके बराबर हो जाता है, एएसटी लिमिटिंग के। पीटी किसके बराबर हो जाता है, पीटी लिमिटिंग के। तो यहां पर हमने नहीं लिखा है ये एएसटी है तो लिखा है, बट एक चीज और लिख सकते हैं इन दोनों से रिजल्ट निकाल के, दैट इज पीटी किसके इक्वल हो जाएगा, पीटी क्या रह जाएगा, लेस देन रह जाएगा पीटी लिमिटिंग से। और इस केस में पीटी किसके, पीटी के क्या रहेगा रिजल्ट, पीटी इज ग्रेटर देन पीटी लिमिटिंग। अब देखो अंडर एन4 सेक्शन में क्या था कि एएसटी लेस देन रह गया एएसटी लिमिटिंग के, एक्सयू तो अगर एएसटी कम प्रोवाइड किया एएसटी लिमिटिंग से तो एक्सयू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एक्सयू किस पे डिपेंड करता है, एएसटी पर। अब उसके बाद सिग्मा टी है, उस केस में क्या होता है, जब अगर कोई मटेरियल कम प्रोवाइड किया जाता है तो सबसे पहले वो फेल होगा, और वो फेल होगा तो इसमें मटेरियल कौन सा कम प्रोवाइड किया गया था अंडर एन4 सेक्शन में, स्टील, तो स्टील सबसे पहले फेल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि स्टील जैसे ही पहले फेल होगा तो मतलब स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच चुका है। सिमिलरली उस टाइम कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर नहीं पहुंचेगा, तो कंक्रीट में स्ट्रेस की वैल्यू उसके परमिसिबल स्ट्रेस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज अंडर एन4 सेक्शन। और इस कंडीशन में क्या होता है, स्टील सबसे पहले फेल होता है, और स्टील फेल होगा तो स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल फेलियर है, और डक्टाइल फेलियर है तो वो क्या देगा, एम्पल वार्निंग देगा। फेल होने से पहले आपको बताएगा कि मैं फेल होने वाला हूं, लाइक है जिसमें टेंशन जोन में कुछ क्या दिखेंगे हमें, क्रैक विजिबल होंगे। अब अगर सिमिलरली ओवर एन4 सेक्शन की बात करें तो ओवर एनफोर्स सेक्शन नाम से ही शो कर रहा है कि उसमें जितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, दैट मींस एएसटी इज ग्रेटर देन एएसटी लिमिटिंग। यहां तक बात समझ में आई, एएसटी ग्रेटर देन हो गया एएसटी लिमिटिंग के, तो एक्सयू का मान भी क्या हो गया, एक्सयू लिमिटिंग से बड़ा हो गया। और एक्सयू का मान अगर एक्सयू लिमिटिंग से बड़ा हो गया तो उस केस में जितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा आपने प्रोवाइड कर दिया। उससे ज्यादा जैसे ही आपने प्रोवाइड किया तो सिग्मा सी मटेरियल कौन सा कम हो गया, कंक्रीट, और कंक्रीट सबसे पहले फेल होगा और कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में जो टेंशन स्टील है वो भी उसकी स्ट्रेस की लिमिट होगी, वो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस से कम हो जाएगी। तो जो मटेरियल कम है वो सबसे पहले फेल होगा। क्लियर है? तो यहां पर फेल कौन होगा, कंक्रीट पहले फेल होगा। कंक्रीट फेल होगा तो कंक्रीट किस टाइप का मटेरियल है, ब्रिटल टाइप का, और इस टाइप के फेलियर को क्या कहेंगे, ब्रिटल फेलियर कहेंगे। और ये क्या होगा, सडन फेलियर होगा। तो सडन फेलियर होगा तो ये टूटने से पहले आपको क्या, एम्पल वार्निंग नहीं देगा, मतलब फेलियर से पहले आपको कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी। ये था आज का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।